नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का पाठ संख्या 7 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है जल संसाधन एवं संरक्षण। या जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे, उनका संरक्षण किस प्रकार है इसके बारे में इस पाठ में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जल संसाधन और संरक्षण के बारे में। तो आज हम शुरू करते हैं अध्याय 7 जल संसाधन एवं संरक्षण। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। इस पाठ में हम वो भी प्रश्न देखें जो परीक्षा की दृष्टि से या परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनका भी हम बीच बीच में अध्ययन करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय 7 जल संसाधन एवं संरक्षण। जल संसाधन की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई एवं उद्योगों आदि कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के मुख्यतः जल स्रोतों में नदी, झीलें एवं उन पर बने बांध व नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप आदि हैं। जल संसाधनों एवं अपवाह्य तंत्र का विस्तार से अध्ययन करें। अपवाह्य तंत्र परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अपवाह्य तंत्र और परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। अपवाह्य तंत्र के बारे में जब बंगाल की खाड़ी का अपवाह्य तंत्र के बारे में कौन कौन सी नदियां हैं इसमें गिरती है, अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती है, आंतरिक अपवाह्य तंत्र की कौन सी नदी है, इसके बारे में पाठ्य पुस्तक में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है और परीक्षा में ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो हम बहुत ही विस्तार से अच्छी तरीके से धीरे धीरे इनका अध्ययन करेंगे। तो अपवाह्य तंत्र धरातलीय बनावट एवं भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह्य तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। दो अपवाह्य क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल के विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे राजस्थान में अरावली, यानी राजस्थान का जो मैप है उसको दो भागों में बांटने वाली अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान को विभाजक रेखा भी कहते हैं। ऐसे छोटी नदियों जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें सहायक नदी कहते हैं। यानी जो छोटी छोटी नदियां हैं वो आगे जाकर बड़ी नदियों में मिल जाती है तो वह उसकी सहायक नदी होती है। राजस्थान के अपवाह्य तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बंगाल की खाड़ी, दूसरा है अरब सागर और तीसरा है आंतरिक अपवाह्य तंत्र। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और जहाँ जल संसाधन या अपवाह्य तंत्र की बात आती है तो इन तीनों में से परीक्षा में कोई न कोई प्रश्न अवश्य आता है। तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह्य तंत्र अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, कालीसिंध, पार्वती आदि नदियाँ चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो यानी पूर्व भाग के अंदर बनास नदी है, कालीसिंध नदी है व पार्वती नदी है। ये सभी नदियाँ चंबल में प्रवाहित होकर बाद लास्ट में यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा नदी में और यमुना नदी अंत में जाकर गंगा नदी मिल जाती है और एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। तो इस प्रकार चंबल नदी, पार्वती नदी, कालीसिंध नदी, बनास नदी ये सभी बंगाल की खाड़ी का ही भाग हैं, इसमें जाकर गिरती है क्योंकि बनास, कालीसिंध, पार्वती ये सभी नदियाँ चंबल में मिलती है। चंबल यमुना में जाकर गिरती है और यमुना गंगा में जाकर और गंगा अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह्य तंत्र कहते हैं। आगे है अरब सागर का अपवाह्य तंत्र। अरावली पर्वत से पश्चिमी
भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिम बनास एवं इनकी सहायक नदियाँ को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। अरब सागर के अपवाह तंत्र की बात करें तो राजस्थान का जो मैप दिया गया है, इसके बीच में से अरावली गुजरती है। इसका जो पश्चिमी भाग है और पश्चिमी भाग की जो भी नदियां हैं वह अरब सागर में जाकर गिरती है, और पूर्व भाग की जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। आगे आता है आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी स्थल में मिल जाए तो उसे आंतरिक अपवाह या आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियां आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां हैं। यानी राजस्थान के अंदर घग्गर नदी है, बाणगंगा नदी है, कांतली नदी है, साबी नदी है, रूपारेल है, मेंढा है आदि जो ये सभी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां हैं। ये न तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और न ही अरब सागर की में गिरती है। यह सभी नदियां लुप्त रास्ते में ही लुप्त हो जाती है तो उन्हें आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी कहते हैं। राजस्थान की प्रमुख नदी कौन कौन सी, इसके बारे में हम अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। इनके बारे में परीक्षा में प्रश्न भी आता है। सबसे पहले है चंबल नदी, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। यानी चंबल नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश जिले के विंध्याचल पर्वत से होता है। यह राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी है और वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में बहसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। राजस्थान में चंबल नदी है वो चित्तौड़गढ़ जिले के बहसरोडगढ़ से प्रवेश करती है। इसके बाद यह कोटा ज़िले में, बूंदी ज़िले में, सवाई माधोपुर ज़िले में बहती हुई करौली ज़िले में और धौलपुर ज़िले में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यह यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी की सहायक नदियों में प्रमुखतः बनास नदी है, बेड़च है, कोठारी है, काली सिंध है और पार्वती आदि इनकी मुख्य सहायक नदी है। चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में भी पूछा जाता है कि चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो बनास है, बेड़च है, काली सिंध है और पार्वती है। या इनमें से पूछ लिया जाता है कि कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की। बेड़च भी चंबल की। तो राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इस नदी के किनारे है। यानी औद्योगिक नगर के नाम से कौन जाना जाता है, औद्योगिक नगर कौन है, तो कोटा, और कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण नदी आती है बनास। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। यानी बनास नदी है वो राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी की सहायक नदी बनास, यह खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा टोंक जिले में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी बहती है, वहाँ पर उसमें मिल जाती है। यह मौसमी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, यानी सबसे लंबी नदी पूछे तो चंबल नदी, और पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी, यानी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो बनास। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। टोंक व सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। यानी टोंक व सवाई माधोपुर नगर है, ये दोनों बनास नदी के किनारे पर स्थित हैं। बनास नदी की सहायक नदियों की बात करें तो मैनाल, कोठैरी, बेड़च, खारी आदि इसकी सहायक नदी है।
बिनास नदी की सहायक नदी पूछें तो मेनाल है, कोठारी है, बेड़च है और खारी है। लूनी नदी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अजमेर ज़िले के में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी अजमेर ज़िले के अंदर गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती दो धाराएं जो बहती है, उन दो धाराओं के मिलने से ही इस लूनी नदी का उद्गम होता है। यह लूनी नदी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर ज़िलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। यह जो लूनी नदी है वह कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर ज़िले के बालोतरा तक नदी का जल मीठा होता है, इसके बाद जल खारा हो जाता है। यानी बाड़मेर ज़िले के बालोतरा नामक स्थान पर लूनी नदी का जल मीठा है और उसके बाद में इसका जल खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों या लूनी की सहायक नदी की बात करें तो जोजरी, बांडी, ज्वाई, मीठड़ी, खारी, शुकड़ी, सागी व गुहिया आदि इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। अभी पीछे परीक्षा में पूछा भी गया था गुहिया किसकी सहायक नदी है, तो लूनी की। आगे आता है माही नदी। माही नदी मैं से माही और मैं से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से इस नदी का उद्गम स्थल है। यानी माही नदी का उद्गम स्थल पूछे तो विंध्याचल पर्वत, और विंध्याचल पर्वत कहाँ है, मध्य प्रदेश में। यह नदी राजस्थान में बना बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों के बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। माही नदी है और नीचे डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र है, उसमें यू आकार में बहती है। ये यू आकार में बहने वाली कौन सी नदी है, माही। तो यह नदी राजस्थान के बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ज़िले में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी सोम और जोखम है। सोम और जाखम की पूछे तो माही नदी की सहायक नदी है। बाणगंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार पूछा जाता है। उद्गम स्थल तो जयपुर। इस नदी का उद्गम स्थल जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराठ की पहाड़ी से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि अर्जुन की गंगा कौन सी नदी है, तो बाणगंगा नदी। ऐसा भी पूछा जाता है कि भरतपुर जिले में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भूमि के लिए पानी की व्यवस्था किस नदी से होती है, तो बाणगंगा नदी। घग्गर नदी अंत प्रवाह दृष्टि से सबसे लंबी नदी। इस अंत प्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। यानी हिमालय की शिवालिक श्रेणी है, वहाँ पर इस घग्गर नदी का उद्गम होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश कर गंगानगर जिले में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष तथा सहायक नदी माना जाता है। यह प्राचीनतः सरस्वती नदी का ही अवशेष मानी जाती है घग्गर नदी, जो अंत में बाढ़ आने पर यह फोर्ट अब्बास तक पानी पाकिस्तान तक चला जाता है। राजस्थान उच्चावच बपाय तंत्र, यह राजस्थान के पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जो 1070 किलोमीटर है। यह गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर बाड़मेर के बाखासर तक इसकी लंबाई है। यहाँ उत्तर के अंदर पंजाब के साथ सीमा लगती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िले में 2 ज़िले लगते हैं। और इधर देखें तो हरियाणा की सीमा लगती है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर ज़िले की सीमा लगती है। आगे देखें तो राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, ये भरतपुर और धौलपुर ज़िला। और इधर साइड में देखें तो यह मध्य प्रदेश की सीमा लगती है,
जो सबसे अधिक सीमा राजस्थान की मध्य प्रदेश से लगती है, 10 जिलों की सीमा लगती है। इधर गुजरात के साथ 6 जिलों की सीमा लगती है और ऊपर पाकिस्तान की सीमा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, जो रेड क्लिफ रेखा कहती है, उनकी लगती है। यह मैप ऊंचा व्यापवाय तंत्र के रूप से दिखाया गया है। इस मैप का आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। ये कांतली नदी सीकर जिले से सांबर, जयपुर, बाणगंगा जयपुर जिले में, खारी नदी, लोनी नदी, ज्वाई नदी, ये चंबल नदी यहाँ से निकलती है, बनास नदी। इसी प्रकार ये उदयपुर में जयसमंद झील का निर्माण हुआ है। ये माही नदी जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में यू आकार की बहती है। यदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले लगते हैं, जो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और नीचे यहाँ पर बाड़मेर। जो गंगानगर 210 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है, बीकानेर सबसे कम है 168 और जैसलमेर सबसे अधिक 464 किलोमीटर और बाड़मेर है जो 228 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। ये सूकड़ी नदी, बांडी नदी, सागी और ज्वाई नदी, खारी नदी, ये पश्चिमी बनास नदी जो बहती है। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। यह कहा जाता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजना के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा। यानी नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बिसलपुर परियोजना एवं सरदार सरोवर सागर परियोजना राजस्थान में बनी हुई परियोजनाएं हैं। ये आगे पाठ्य पुस्तक का प्रश्न भी है। आगे है चंबल परियोजना। यह परियोजना राजस्थान एवं और मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। यानी चंबल परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। इसमें से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। यानी गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो चंबल नदी पर। और कौन से जिले में स्थित है, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा जिले में जवाहर सागर व कोटा बिरोज बांध हैं। ये राजस्थान में हैं राणा प्रताप सागर बांध, कोटा जिले में जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। इस परियोजना से 2 राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई सुविधा मिलती है। ये राणा प्रताप सागर बांध है और इधर माही बजाज सागर बांध दिखाया गया है। माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। यानी बांसवाड़ा जिले के माही नदी जो बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले में यू आकार में बहती है, उस नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। यानी राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। इससे 2 राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध हो रही है। आगे है बिसलपुर परियोजना, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के टोंक जिले के टोडराय सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई व पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति होती है। बिसलपुर
परियोजना से राजस्थान के जो जयपुर जिला, अजमेर और टोंक जिले में सिंचाई पेयजल आपूर्ति की जाती है। आगे है सरदार सरोवर परियोजना। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। यानी सरदार सरोवर परियोजना का जो निर्माण है वो नर्मदा नदी पर किया गया है और यह परियोजना है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी में नहर द्वारा बाड़मेर, जालौर जिलों में सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। यानी राजस्थान के इस परियोजना से लाभार्थी जिले यानी लाभ जिस जिलों को पहुंचता है वो है बाड़मेर और जालौर जिला। इसके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जोआई नदी पर जोआई परियोजना, डूंगर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना और उदयपुर जिले में मानसी वाक्कल तथा प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना भी है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना प्रमुख है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार इम्पोर्टेंट लाइन है। इसमें बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि जोआई नदी पर जो जोआई परियोजना बनी है वो कौन से जिले में है, तो पाली जिले में। ऐसा भी पूछा जाता है कि सोम कमला अम्बा परियोजना कौन सी नदी पर है, तो सोम नदी पर, और कौन से जिले में है, तो डूंगरपुर जिले में। मानसी वाक्कल परियोजना के बारे में बहुत बार पूछा गया है, यह कौन से जिले में है, तो उदयपुर में। राजस्थान में प्रमुख झील व जल संचयन। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारस्परिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ियाँ, जोहड़, टांके, खड़ीन आदि पाए जाते हैं। तात्कालिक राजा महाराजाओं ने जल संचय और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए हैं, जिसके उदाहरण वर्तमान में कई जिलों में देखे जा सकते हैं। उदयपुर में 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधक प्रणाली का विकास किया गया एवं यहाँ के राणाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, अन्ना सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया एवं नहरें बनवाकर आपस में जोड़ दिया गया। इससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता है। इन सभी झीलों के कारण ही उदयपुर को झीलों की नगर कहा जाता है। यानी झीलों की नगरी या झीलों का नगर कौन सा है, तो उदयपुर। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराजा जय सिंह ने सन 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया था। महाराजा जय सिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर जयसमंद झील का निर्माण करवाया। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। परीक्षा में पूछा भी जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील जो मानव निर्मित हो वह कौन सी है, जयसमंद झील, जिसका निर्माण जय सिंह द्वारा 1687 से 1691 के अंदर करवाया गया था। अजमेर में स्थित पुष्कर एवं धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील पूछे, धार्मिक और झील के बारे में पूछे तो वह अजमेर जिले की पुष्कर झील है। अन्ना सागर भी अजमेर में ही एक प्रसिद्ध झील है। सिरोही माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। यानी परीक्षा में पूछा जाए कि प्राकृतिक झील कौन सी है या सर्वाधिक ऊंचाई वाली झील कौन सी है, तो नक्की झील जो सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है। नौ चौकी की पाल या नौ चौकी कौन सी झील पर है, तो वह राजसमंद जिले की राजसमंद झील है। इसके अतिरिक्त
जोधपुर में बालसमंद, कालायना एवं उमेद सागर झील। जैसलमेर में गडसर, डूंगरपुर में गैप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सिलिसेड आदि कई अन्य झीलें भी राज्य में महत्वपूर्ण जल संसाधन है। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर एवं नागौर के मध्य सांबर झील, बाड़मेर में पंचभद्रा, नागौर में डीडवाना और बीकानेर में लुणकसर, जैसलमेर में पोखरण और जोधपुर में फलोदी आदि खारे पानी की झीलें हैं। मेवाड़ के राणाओं एवं महाराणाओं द्वारा उदयपुर में निर्मित झीलें, नदी संगम तथा झीलों संगम पर मानचित्र दिखाया गया कि उदयपुर शहर है, इसमें कौन कौन सी झीलें, नदी है। झीलों को जोड़ने वाले सेतु जैसे गोवर्धन सागर पिछोला झील को जोड़ता है। ये गोवर्धन सागर झील है और ये पिछोला झील को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इसी प्रकार पिछोला और दूध तलाई, ये पिछोला झील और यहाँ पर दूध तलाई आपस में जोड़ती हैं। इसी प्रकार पिछोला अमरकुंड को जोड़ने वाला सेतु पिछोला कुम्हारिया तालाब और रंग सागर और अमरकुंड, रंग सागर व स्वरूप सागर फतेह सागर, ये आपस में सभी जोड़ने वाले सेतु हैं। इस मैप को आप वीडियो रोककर अच्छी तरीके से इसका अध्ययन कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया गया है। आगे है जल संरक्षण। जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों में घर और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए। पेयजल स्रोतों के निकट स्नान आदि नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई उन्नयन विधियों का प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग व जल का पुण्य उपयोग आदि प्रयत्नों से जल संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचा कर जन जीवन और उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थिति यहाँ सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में रूफटॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें बहुत ही प्रचलित है। रूफटॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्रित किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से ही यहाँ के निवासी टांका, खड़ीन, जोहड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रहण एवं संरक्षण करते हैं। इन तकनीकों को वृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। शब्दावली: भूगर्भिक भूमि के अंदर का अपवाह है, नदी जल का बहना। टांका: पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना। खड़ीन: पश्चिमी राजस्थान के कृषि के लिए खड़ीन पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना। जोहड़: वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना और संरक्षण सुरक्षित रखना या रखरखाव। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, अभ्यास प्रश्न: बनास किस नदी की सहायक नदी है? ए. चंबल,
ब लूनी, स बाणगंगा और द माही। तो इसका सही उत्तर होगा बनास चंबल की सहायक नदी है। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? ए बांसवाड़ा में, ब डूंगरपुर में, द उदयपुर में और स उदयपुर में और द कोटा में। तो इसका सही उत्तर होगा माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में विकसित की गई है। अतिलुत्रात्मक प्रश्न, चंबल की प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताइए। तो हम पीछे पाठ का अध्ययन करके आए हैं। चंबल की सहायक नदियां हैं बनास, बेड़च, कुठारी, काली सिंध और पार्वती। ये सभी की सभी नदियां हैं जो चंबल की सहायक नदियां हैं। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना के नाम बताइए। यानी राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी है? तो जैसे पाली ज़िले की बात करें तो पाली ज़िले में ज्वाई नदी पर बनी हुई है ज्वाई परियोजना। इसी के साथ डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर ज़िले में सोम नदी पर सोम, कमला, अम्बा परियोजना बनी हुई है। इसी के साथ उदयपुर ज़िले की बात करें तो उदयपुर ज़िले में मानसी वाक्कल परियोजना, मानसी वाक्कल परियोजना बनी हुई है। और इसी प्रकार प्रतापगढ़ ज़िले की बात करें तो प्रतापगढ़ ज़िले में जखम नदी पर जखम परियोजना बनी हुई है। ये परियोजनाएं राजस्थान में हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। यह पाठ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यह कक्षा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमने कक्षा 6 के 1 से लेकर 7 अध्यायों तक आज हमने अध्ययन कर लिया है। अगर आपने 1 से लेकर 6 तक पाठ अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार अवश्य देखें। आपको यह क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं और अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन दबा देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।